हेलो गाइस, मैं प्रांजलि पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ITLS एकेडमी पे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अपने लेक्चर्स में मानवाधिकार के बारे में, ह्यूमन राइट्स के बारे में। तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज हम लोग देखेंगे मानव अधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम 2019, द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम में हुए कुछ बदलाव के बारे में हम लोग देखेंगे। 1993 का जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम था उसी में कुछ परिवर्तन किया गया है 2019 में, इन्हीं के बारे में हम लोग देखेंगे। तो 2019 में संसद के दोनों सदनों में ये मानवाधिकार संरक्षण संशोधन विधेयक 2019 पारित हुआ है और इस विधेयक के जरिए मानवाधिकार अधिनियम 1993 में कुछ संशोधन किया गया है और इस अधिनियम का विरोध भी किया जा रहा है। कुछ मुद्दों पर असहमति भी रही है। NHRC को समावेशी और कुशल बनाने हेतु इस अधिनियम में संशोधन किया गया है तथा कई बदलाव किए गए हैं। SHRC में भी कुछ संशोधन किया गया है, यानी कि ये NHRC और SHRC जो कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में था, इन सारे आयोगों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं। तो इसी को हम लोग अपने इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अब केंद्र सरकार दिल्ली को छोड़कर बाकी केंद्र शासित प्रदेश के मानवाधिकार के मामले को राज्य मानवाधिकार को सौंप सकती है। हालांकि दिल्ली से जुड़े मामले राष्ट्रीय मानवाधिकार के दायरे में ही आएंगे। सरकार का कहना है कि पेरिस सिद्धांत के आधार पर किए गए बदलाव से NHRC के साथ साथ राज्य मानवाधिकार के शक्तियों में भी वृद्धि होगी। तो इन सारी बातों को आज हम लोग अपने इस लेक्चर में देखेंगे और थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि किन मुद्दों पर विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। और हम लोग अपने इस लेक्चर में पेरिस सिद्धांत के बारे में देखेंगे कि पेरिस सिद्धांत क्या है, किसका हवाला सरकार ने दिया है, मतलब विपक्ष वालों ने क्यों दिया है, पेरिस सिद्धांत की बातें क्यों की गई इस अधिनियम में, क्या कुछ है पेरिस सिद्धांत। ये सारी बातें हम अपनी इस लेक्चर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं पहले आपको थोड़ा सा इंट्रो करा रही हूँ और ये भी देख लेते हैं कि विपक्ष आखिर किन बातों को लेकर के विरोध जता रहा है। विपक्ष दल ने इस संशोधन का विरोध इस तर्ज पर किया कि इस संशोधन से मानवाधिकार की शीर्ष संस्था की कमजोर होने की आशंका है। इस संशोधन में मानवाधिकार आयोग के सदस्यों के कार्यकाल कम होने तथा पुनर्नियुक्ति की व्यवस्था हो जाने से इन आयोग के सदस्य सरकार को खुश करने वाली रिपोर्ट देंगी। तो इन बात को लेकर के विपक्ष विरोध कर रहा है, क्योंकि इस अधिनियम में क्या किया गया है कि जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और जो राज्य मानवाधिकार आयोग हैं उनके जो सदस्य हैं उनके कार्यकाल को थोड़ा कम कर दिया गया है। कम करने से क्या होगा, कम कर दिया गया है। और पहले व्यवस्था थी 1993 में कि जो सदस्य थे उनकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन इस संशोधन में उनकी पुनर्नियुक्ति की भी बात की गई है, जिससे जो सदस्य हैं उनके मन में ये विचार आएगा कि हमारी फिर से पुनर्नियुक्ति हो, इसलिए हम सरकार को खुश करने वाली रिपोर्ट पेश करें। तो इस बात को लेकर के विपक्ष सवाल या निशान उठा रहे हैं सरकार के ऊपर। तो हम इन्हीं सारी बातों को अपने इस लेक्चर में देखेंगे, पढ़ेंगे और देखते हैं कौन कौन से बदलाव किए गए हैं मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में और क्या है ये अमेंडमेंट 2019 वाला। तो प्रमुख बिंदु इस तरह है, जो बदलाव हुए हैं 1993 के अधिनियम में वो इस तरह से हैं। हालिया संशोधन के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। यानी कि 1993 का जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम था
उसको तो हमने अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ लिया और देखा कि उसमें क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। एनएचआरसी यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों के लिए क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या उनका संगठन है, क्या स्ट्रक्चर है, इन सारी बातों को हमने 1993 वाले अधिनियम में पढ़ा था। तो उसी में हम देखेंगे कि क्या कुछ बदलाव किए हैं। तो सबसे पहली बात देखते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी ऐसे व्यक्ति को भी आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो। यानी कि पहले 1993 में एनएचआरसी का अध्यक्ष वही बन सकता था जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश हो, लेकिन अब व्यवस्था कर दी गई है कि अगर वो मुख्य न्यायाधीश नहीं है, वो उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश है, तो भी क्या होगा, वो एनएचआरसी का अध्यक्ष बन सकता है। तो ये प्रावधान किया गया 2019 के संशोधन में, जो संशोधन हुआ है। और दूसरा क्या बदलाव किया गया कि राज्य आयोग के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 2 से 3 किया जाएगा। यानी कि राज्य आयोग जो राज्य मानवाधिकार आयोग था, इनके सदस्यों की संख्या कम थी, अब उन्हीं को बढ़ा करके इनकी संख्या को 2 से 3 कर दिया गया है। अब इनकी संख्या को बढ़ाकर 2 से 3 किया जाएगा, जिसमें एक महिला सदस्य भी होगी। तो ये तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है कि उसमें कुछ सुधार भी किए गए हैं, लेकिन कुछ भ्रम भी है इस संशोधन में। तो हम दोनों पक्ष पे अपनी नज़र डालेंगे। तो यानी कि इसमें एक महिला सदस्य भी होगी। मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त को भी सदस्यों के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। ये भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा सुधार है कि मानवाधिकार आयोग में अब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के भी अध्यक्ष होंगे, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के भी अध्यक्ष होंगे और दिव्यांगजनों से संबंधित मुख्य आयुक्त को भी इसके सदस्य के रूप में इसमें शामिल किया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके मानवाधिकार का हनन होता है। तो ऐसे वर्गों के या फिर राष्ट्रीय बालकों के भी अधिकारों का अक्सर हनन होते हुए दिखाई देता है, मानवाधिकार का, महिलाओं के भी अधिकारों का हनन होता है। तो ऐसे आयोगों में इनके अध्यक्ष हों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष होंगे, तो जो पिछड़े वर्ग हैं इनका अच्छे से ये लोग प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। उनके मुद्दों को ये राष्ट्रीय मानव आयोग में या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग में उनसे संबंधित पिछड़े वर्गों से संबंधित मुद्दों को ये लोग उठा पाएंगे, अच्छे से इनका अच्छे से प्रतिनिधित्व कर पाएंगे। और जैसे बालकों के संरक्षण आयोग के जो अध्यक्ष अगर इसमें आ जाएंगे, तो वो बालक के अधिकार से संबंधित बातों को उठा पाएंगे और बालकों के मानवाधिकार के सुरक्षा का अधिक से अधिक संरक्षण कर पाएंगे। और दिव्यांगजन के अध्यक्ष अगर आ जाएंगे, तो जायज़ सी बात है कि जो दिव्यांगजन के मानवाधिकारों का हनन होता है, उससे संबंधित मुद्दों को ये लोग उठाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इनके मानवाधिकार के संरक्षण को सुनिश्चित करेंगे। तो इसलिए ये सारे जो सुधार हुए हैं अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इन्हें याद करना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम्स में इससे अब डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। कहीं ना कहीं ये करंट का भी मुद्दा है और इसके साथ साथ मानवाधिकार अधिनियम 1993 में जो परिवर्तन हुआ है, इस वजह से भी हमें अब याद रखना है, क्योंकि आगे हम अब इसी 2019 का जो संशोधन अधिनियम आया है, इसी को हम याद रखेंगे। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों के कार्यकाल की अवधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किया जाएगा। अब जो असहमति बन रही है वो यही बन रही है कि इनके कार्यकाल को तो कम कर दिया गया है। कहीं ना कहीं ये अपने आप में अच्छा भी है कि इनके कार्यकाल को 5 वर्ष से कम कर दिया गया है, 3 वर्ष कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं ये इसमें कुछ निगेटिविटी भी छिपी हुई है और इसमें पुनर्नियुक्ति की भी बात की गई है। यानी कि इसमें राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनके कार्यकाल को कम कर दिया गया है। यानी कि उनके कार्यकाल को 5 वर्ष से घटा करके 3 वर्ष कर दिया गया है। और इनके पुनर्नियुक्ति की भी बात की गई है कि यानी कि इनकी फिर से पुनर्नियुक्ति भी हो सकेगी। पहले ये व्यवस्था 1993 के अधिनियम में नहीं था, इसे नया जोड़ा गया है और इसी पे विपक्ष इसी बात को लेकर के अपना विरोध
विरोध जता रहे हैं, क्योंकि जो पेरिस संधि था 1993 में, जो पेरिस संधि संयुक्त राष्ट्र ने अपनाया था, उसके तहत व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य अपने यहाँ मानवाधिकार को सुनिश्चित करने के लिए पेरिस सिद्धांत को अपनाएगा तथा वो पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन की व्यवस्था करता है। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ इंट्रो करा दिया है कि 1993 में किसकी किसकी व्यवस्था की गई है। तो 1993 का जो अधिनियम है उसमें मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन और राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन और मानवाधिकार न्यायालयों के गठन की व्यवस्था की गई है। तो अब ये देखते हैं कि इन संशोधन से लाभ क्या होने वाले हैं। जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 है, इसमें जो संशोधन हुआ है, इससे क्या लाभ होंगे, संशोधन से क्या लाभ होंगे देखते हैं। पेरिस सिद्धांत, पेरिस प्रिंसिपल के आधार पर इस प्रस्तावित संशोधन से राष्ट्रीय आयोग के साथ साथ राज्य आयोग को भी स्वायत्तता, स्वतंत्रता, बहुलवाद और मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण तथा उनका संवर्धन करने हेतु बल मिलेगा। यानी कि इस पेरिस सिद्धांत के अनुसार आधार पर पहले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को तो अधिक शक्तियां दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं सीमाएं थीं। और इसी तरह राज्य मानवाधिकार आयोग को भी को स्वायत्तता तो दी गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी स्वायत्तता अपने आप में सीमित थी। लेकिन अब इस नए संशोधन के आधार पर इसमें स्वतंत्रता, बहुलवाद और मानव अधिकारों के प्रभावी संरक्षण के लिए अधिक से अधिक बल दिया जाएगा। कहीं ना कहीं राज्य मानवाधिकार आयोग की स्वायत्तता में वृद्धि होगी इस संशोधन से, और राज्य मानवाधिकार आयोग की जो शक्ति है वो बढ़ेगी। पेरिस सिद्धांत, पेरिस प्रिंसिपल 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकार के संरक्षण हेतु पेरिस सिद्धांतों को अपनाया था। अब हम इसमें देख लेते हैं कि ये पेरिस सिद्धांत क्या है, क्यों आखिर इस विधेयक में बार बार पेरिस सिद्धांत का नाम लिया जा रहा है। ये पेरिस सिद्धांत है क्या? तो 20 दिसंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु पेरिस सिद्धांतों को अपनाया था। यानी कि 1993 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा था, इसने मानव अधिकार के संरक्षण हेतु ये पेरिस सिद्धांत अपनाया था। इसने दुनिया के सभी देशों को राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं स्थापित करने के लिए निर्देश दिए थे। ये पेरिस सिद्धांत में क्या कहा गया है कि दुनिया के जितने भी देश हैं, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार जैसी संस्थाएं स्थापित करें, और उससे संबंधित गाइडलाइंस ये दिया था पेरिस सिद्धांत कि कैसे जो राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाएं जो होंगी वो किस तरह से स्वतंत्र होंगी और कौन कौन सी गाइडलाइंस उन्हें फॉलो करने हैं, कैसे वो वस्तुनिष्ठ होंगी अपने आप में। ये सारी बातें हमें पेरिस सिद्धांत में देखने को मिलता है। इसी तरह सरकार ने और विपक्ष ने बार बार इस पेरिस सिद्धांत का हवाला दिया है। पेरिस सिद्धांतों के अनुसार मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त एवं स्वतंत्र संस्था होगी। पेरिस सिद्धांत के अनुसार जो मानवाधिकार आयोग होगा, ये अपने आप में पूरी तरीके से स्वायत्त और स्वतंत्र संस्था होगी। यानी कि पेरिस सिद्धांत में तो मानवाधिकार आयोग को अधिक से अधिक स्वायत्तता देने की बात की गई है और अधिक से अधिक शक्तियां भी प्रदान करने की बात की गई है। लेकिन हालात हमारे भारत देश में कुछ अलग ही है। कहीं ना कहीं मानवाधिकार आयोग की कुछ सीमाएं निर्धारित कर दी गई हैं और इनकी सिफारिशों को सरकार भी नहीं मानती है और ना ही इनके द्वारा पेश किए गए रिपोर्ट को ज़्यादा गंभीरता से लिया जाता है। यह शिक्षा, मीडिया, प्रकाशन, प्रशिक्षण आदि माध्यमों से मानव अधिकारों को भी बढ़ावा देता है। और पेरिस सिद्धांत में मतलब ये कहा गया है कि जो मानवाधिकार की संस्थाएं होंगी राष्ट्रीय स्तर पर, वो शिक्षा, मीडिया, प्रकाशन, प्रशिक्षण के आदि के माध्यमों से
मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करेंगे और इन सब का सहयोग लिया जा सकता है। मीडिया का, प्रकाशन का प्रशिक्षण देके ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ा करके इन सब माध्यमों से मानव अधिकारों के संरक्षण को सुनिश्चित किया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सारी बातें पेरिस अधिनियम में लिखी गई हैं और गाइडलाइंस दिए गए हैं। तो आज हमने अपने इस लेक्चर में संशोधन के बारे में देखा और देखा कि क्या कुछ संशोधन किया गया है। तो जो मुख्य बिंदुओं को हमने पढ़ा, जो संशोधन किया गया है कि जो NHRC और SHRC के जो अध्यक्ष हैं या फिर जो सदस्य हैं उनके कार्यकाल को कम किया जा रहा है, किस तरह उनकी फिर से पुनर्नियुक्ति की व्यवस्था की जा रही है, किस तरह इसमें अल्पसंख्यक पिछड़े वर्गों के आयोग के भी कैसे अध्यक्ष को इसमें डाला जाएगा। NHRC और SHRC में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग जो है उनके भी अध्यक्ष को इनमें लिया जाएगा और एक महिला की भी नियुक्ति होगी, एक महिला मेंबर भी इन आयोगों में आएंगी, इसका भी बात किया गया है। और दिव्यांगजनों का जो संरक्षण आयोग है उनके भी अध्यक्ष को इसमें लिया जाएगा। ये सारी जो सुधार हैं अपने आप में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और इन सुधारों की कवायद बहुत दिन से होते आ रही थी। हालांकि 2019 में जा कर के इन्हें पूरा किया जा सका और कुछ भ्रम इस संशोधन को लेके बने हुए हैं। तो वो भ्रम यही है कि जो नियुक्ति की बात की गई है, NHRC और SHRC के जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति में जो कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही पहले बनते थे, अब मुख्य न्यायाधीश के अलावा कोई भी न्यायाधीश बन सकता है। तो यहाँ थोड़ी सी विसंगतियाँ ये नज़र आती हैं क्योंकि इसमें स्पष्ट नहीं किया गया है कि जो न्यायाधीश होगा वो क्या कार्यरत न्यायाधीश होगा या फिर सेवानिवृत्त हो गया है वो न्यायाधीश होगा, या फिर जो वर्तमान समय में कार्यरत है या फिर पहले था। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के थोड़ी सी कन्फ्यूज़न बनी हुई है। तो विपक्ष लोग इसी को लेकर के हंगामा कर रहे थे, लेकिन इन हंगामों के बावजूद भी इन अधिनियम को दोनों सदनों से बहुमत के साथ पारित करा लिया गया। अब ये अधिनियम बन चुका है, यानी कि अब जो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 था उसमें मुख्य परिवर्तन हो गए हैं। तो हमें अब ये हुए परिवर्तन को, यानी कि 2019 में जो ये अमेंडमेंट हुआ, अब हमें आने वाले अपने एग्जाम्स में इन्हीं परिवर्तनों को लिखना है, समझना है, पढ़ना है। तो ये MPPCS और जितने भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं कॉम्पिटिटिव, उन सब के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू फॉर लिसनिंग and take care.